अगर कल्पना की जाए एक ऐसी नई चमचमाती कार की जिसका अभी तक एक भी पुर्जा फैक्ट्री में नहीं बना है और फिर भी उस कार को एक भारी दीवार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया जा रहा है। हम्म बिना किसी फिजिकल मॉडल के। बिल्कुल। या फिर किसी विशालकाय हवाई जहाज के पंखों को इतने दबाव में रखा जा रहा है कि वो बस टूटने ही वाले हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब असल दुनिया में हो ही नहीं रहा है। हाँ, न कोई मेटल का टुकड़ा टूटा और ना ही किसी इंजन का नुकसान हुआ। सही कहा, ये पूरी तरह से कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एक डिजिटल दुनिया में घटित हो रहा है और इसके परिणाम एकदम 100% सटीक हैं। मॉडल इंजीनियरिंग की इस दुनिया में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जहाँ किसी भी विशाल ढांचे को बनाने से पहले ही उसकी हर एक कमजोरी को बिना मटेरियल बर्बाद किए परखा जा सकता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य इसी एडवांस्ड सिमुलेशन टेक्नोलॉजी के पीछे के रहस्यों को समझना है। आज की इस चर्चा में हमारे पास स्रोत के तौर पर एबेकस CAE मास्टरिंग नॉन-लीनियर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस पर आधारित मटेरियल है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। हाँ, तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे इंजीनियर्स एक डिजिटल एनवायरनमेंट में ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जो बिल्कुल असली दुनिया जैसी होती हैं, और क्यों डसॉल्ट सिस्टम्स द्वारा विकसित ये एबेकस CAE प्लेटफॉर्म इस क्षेत्र में इतना शक्तिशाली बन चुका है। तो चलिए इस पूरी कड़ी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले उस मूल आधार की बात करते हैं जिस पर यह पूरा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर टिका हुआ है। इसे फाइनाइट एलिमेंट मेथड यानी FEM कहा जाता है। हाँ, FEM। तो एक आम इंसान के नजरिए से देखा जाए तो ये तकनीक आखिर काम कैसे करती है? मतलब इसका बेसिक फंडा क्या है? देखिए, दरअसल फाइनाइट एलिमेंट मेथड एक बेहद जटिल लेकिन उतनी ही प्रभावी मैथमेटिकल तकनीक है। जब किसी इंजीनियर के पास एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो किसी नए बनने वाले सस्पेंशन ब्रिज का पिलर हो या फिर किसी स्पेस रॉकेट का फ्यूल टैंक, तो उस पूरे ढांचे की एक साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना लगभग नामुमकिन होता है। क्योंकि उस पर इतनी तरह के फोर्सेस लग रहे होते हैं कि एक फॉर्मूला काम नहीं आएगा। सही पकड़ा। उस पर पड़ने वाले दबाव को एक ही मैथमेटिकल इक्वेशन में नहीं पिरोया जा सकता। इसे एक बहुत बड़ी जिगसॉ पजल की तरह समझा जा सकता है। जिगसॉ पजल? हाँ, जब कोई विशाल पजल सामने होती है तो पूरी तस्वीर एक बार में समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर उस तस्वीर को हजारों या लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए और हर एक टुकड़े का अलग से अध्ययन किया जाए, तो हर एक हिस्से की स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। मतलब बड़े प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तोड़ना। बिल्कुल, अबैकस से ही ठीक यही काम करता है। ये सॉफ्टवेयर उस बड़े और जटिल मॉडल को छोटे छोटे अंशों में, जिन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है, उनमें तोड़ देता है और इन एलिमेंट्स के जुड़ने की जगह को नोड्स कहते हैं। अच्छा, तो एलिमेंट्स और उनको जोड़ने वाले पॉइंट्स हो गए नोड्स। सही। फिर सॉफ्टवेयर हर एक एलिमेंट पर अलग अलग मैथमेटिकल इक्वेशंस लगाता है। इससे ये पता चलता है कि उस छोटे से टुकड़े पर स्ट्रेस यानी तनाव कितना है और स्ट्रेन यानी उसके आकार में कितनी विकृति आ रही है। और इसके साथ डिस्प्लेसमेंट भी चेक होता होगा? हाँ, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की भी गणना होती है कि वो टुकड़ा अपनी जगह से कितना खिसकेगा। जब इन सभी छोटे टुकड़ों के परिणामों को वापस एक साथ जोड़ा जाता है तो पूरे स्ट्रक्चर का एक बिल्कुल सटीक व्यवहार सामने आ जाता है। इस तकनीक की वजह से ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से पहले ही ढांचे की आखिरी लिमिट और उसके फेलियर पॉइंट्स का पता चल जाता है। ये सच में एक बेहद अनोखा नजरिया है। एक विशाल समस्या को छोटे और आसान टुकड़ों में तोड़कर सुलझाना। यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे नॉन लीनियर स्ट्रक्चरल एंड मटेरियल एनालिसिस कहा जाता है। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर स्कूल या कॉलेज की किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि अगर किसी मटेरियल पर बल लगाया जाए तो वो एक निश्चित अनुपात में मुड़ेगा और बल हटाने पर वापस अपनी जगह आ जाएगा, जिसे लीनियर बिहेवियर कहते हैं। जैसा एक सिंपल स्प्रिंग करता है। सही का। पर वास्तविक दुनिया इतनी आसान नहीं लगती। असल दुनिया के मटेरियल्स हमेशा एक सीधी रेखा में या पहले से तय नियम के अनुसार बर्ताव नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जहां ट्रेडिशनल मैथमेटिकल मेथड्स हार मान लेते हैं, वहां ये सॉफ्टवेयर कैसे अपनी जगह बनाता है? असल दुनिया की यही जटिलताएं किसी भी इंजीनियर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती हैं, और इस गैर रेखिक यानी नॉन लीनियर एनालिसिस में ही एबेकस CAE की सबसे बड़ी ताकत छिपी है। दरअसल
4 मुख्य गैर रेखिक व्यवहार होते हैं जो इंजीनियरिंग डिजाइन को बेहद मुश्किल बनाते हैं। सबसे पहला है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब जब शेप हमेशा के लिए बदल जाए। बिल्कुल, ये तब होता है जब किसी मटेरियल पर इतना ज्यादा दबाव पड़ता है कि वो हमेशा के लिए अपना आकार बदल लेता है। इसे समझने के लिए किसी कार के आगे के हिस्से को देखा जा सकता है, जिसे क्रम्पल जोन कहते हैं। जो एक्सीडेंट के वक्त पूरा मुड़ जाता है। सही। जब कार किसी चीज से टकराती है तो सामने का लोहा मुड़कर वैसा ही रह जाना चाहिए ताकि वो टक्कर की ऊर्जा को सोख सके। अगर वो लोहा किसी स्प्रिंग की तरह वापस अपनी जगह आ गया तो टक्कर का पूरा झटका अंदर बैठे लोगों को लगेगा, जो कि बहुत घातक हो सकता है। हाँ, इसीलिए उस मटेरियल का हमेशा के लिए मुड़ जाना यानी उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अब एबैकस बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करता है कि वो मेटल किस हद तक और कैसे मुड़ेगा। ये सच में ऐसी बात है जिस पर शायद ही कभी आम जिंदगी में ध्यान जाता हो। क्रम्पल जोन का वो मुड़ना सच में जान बचाने के लिए कितना जरूरी है। तो ये तो हो गया पहला व्यवहार। दूसरे तरह के मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं? दूसरा रोचक व्यवहार है हाइपर इलास्टिसिटी। इस श्रेणी में रबर जैसी चीजें आती हैं। लोहे या स्टील के मुकाबले रबर का व्यवहार मैथमेटिकल रूप से बेहद अव्यवस्थित होता है, जैसे गाड़ियों के टायर्स। हाँ, और उससे भी बड़ा उदाहरण एक हवाई जहाज के टायर्स को ले लीजिए। जब एक विशालकाय जहाज जमीन पर उतरता है तो उसके टायर्स पर अचानक से हजारों टन का वजन और भारी घर्षण पड़ता है। रबर का आकार इस दबाव के अनुरूप बहुत ज्यादा और अजीब तरीके से बदलता है। सॉफ्टवेयर इस हाइपर इलास्टिक व्यवहार को सटीक तरीके से पकड़ता है ताकि टायर लैंडिंग के वक्त फटे नहीं। कमाल है। और तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा व्यवहार है विस्को इलास्टिक बिहेवियर। इस तरह के मटेरियल का बर्ताव इस बात पर निर्भर करता है कि उन पर दबाव कितने समय तक और किस रफ्तार से लगाया गया है। इसे मेमोरी फोम या मानव शरीर के टिश्यूज के उदाहरण से समझा जा सकता है। मेमोरी फोम मतलब वो गद्दे जो बॉडी का आकार ले लेते हैं? बिल्कुल वही। अगर इन पर धीरे धीरे दबाव डाला जाए तो ये अलग तरीके से दबते हैं और अचानक जोर लगाने पर इनका वर्ताव बिल्कुल अलग होता है। समय के साथ इनकी स्थिति बदलती रहती है। और चौथी स्थिति है लार्ज स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशंस, जहां ढांचे में बड़े पैमाने पर भौतिक बदलाव आते हैं। बड़े पैमाने पर बदलाव जैसे किसी आफत के वक्त? जैसे किसी भूकंप के दौरान एक 50 मंजिला इमारत का स्वय होना यानी हवा में हिलना। जब इमारत 2.5 या 3 फुट तक एक तरफ झुकती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र ही बदल जाता है। ओह, इसका मतलब नींव पर दबाव भी शिफ्ट हो जाएगा। एकदम सही। इस बदलाव से इमारत की नींव पर अचानक नया दबाव पड़ने लगता है। इन चारों स्थितियों की कैलकुलेशंस इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि पुराने इक्वेशंस इसमें उलझकर रह जाते हैं, पर एडवांस्ड सिमुलेशन इस गैर रैखिक दुनिया का बिल्कुल सटीक आकलन पेश करता है। इन सब बातों से एक बात तो तय है कि अलग-अलग मटेरियल्स की बारीकियों को समझना अपने आप में एक अलग ही विज्ञान है। लेकिन किसी भी मशीन में चीजें सिर्फ अकेले तो नहीं होती। अगर हम एक इंजन की बात करें तो उसमें हजारों मूविंग पार्ट्स होते हैं, हजारों छोटे बड़े पुर्जे। तो जब दो अलग-अलग पुर्जे आपस में टकराते हैं या एक दूसरे पर घिसते हैं जहां फ्रिक्शन हो रहा है, इसका सिमुलेशन डिजिटल दुनिया में कैसे किया जाता है? क्योंकि जब दो सतह आपस में मिलती हैं तो वहां की मैथमेटिक्स और भी ज्यादा जटिल हो जाती होगी। बहुत जटिल हो जाती है। इस मुद्दे को स्रोत में कॉन्टैक्ट एंड इंटरैक्शन मॉडलिंग के तहत बेहद गहराई से समझाया गया है। जब दो सतह आपस में संपर्क में आती है तो उस इंटरैक्शन को समझना किसी भी मशीन की उम्र और उसकी रिलायबिलिटी के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पर 4 विशिष्ट टूल काम आते हैं। सबसे पहला टूल है सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट। सतह से सतह का संपर्क। हाँ, एक डिजिटल दुनिया में सॉफ्टवेयर को ये बताना पड़ता है कि एक पुर्जे की सीमा कहाँ खत्म हो रही है और दूसरे की कहाँ से शुरू हो रही है। इंजन के अंदर पुर्जों के बीच की जगह माइक्रोमिलीमीटर्स में होती है। ये टूल ये देखता है कि दबाव पड़ने पर वो दोनों पुर्जे एक दूसरे को कैसे छू रहे हैं और उस छुअन से कैसा स्ट्रेस पैदा हो रहा है। और दूसरा टूल? दूसरा बिंदु है फ्रिक्शन और स्लाइडिंग बिहेवियर, यानी घर्षण और फिसलन। ब्रेक्स इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब ब्रेक पैड्स तेजी से घूमती हुई डिस्क पर दबाव डालते हैं तो वहां भारी घर्षण पैदा होता है। अगर इस घर्षण की सटीक गणना ना हो तो ब्रेक्स किसी आपातकालीन स्थिति में फेल हो सकते हैं। और इस घर्षण की वजह से अचानक रुकने पर जो झटका लगता है उसकी आकलन प्रक्रिया भी इसमें शामिल होती होगी। बिल्कुल। और यही तीसरा टूल काम आता है जिसे इम्पैक्ट और कोलिजन इवेंट्स कहते हैं।
ये तब होता है जब चीजें आपस में अचानक और बेहद तेजी से टकराती हैं, चाहे वो कार का एक्सीडेंट हो या फिर उड़ते हुए हवाई जहाज के इंजन में किसी पक्षी का टकराना। जिसे बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। हाँ, बर्ड स्ट्राइक। ऐसी स्थितियों में पुर्जों के टकराने की मैथमेटिक्स हर 1 मिलीसेकंड में बदलती है। और चौथा टूल है मैकेनिकल असेंबलीज का मॉडलिंग। इसमें कई पुर्जे एक साथ मिलकर एक पूरी आवाजाही या गतिविधि करते हैं। एक इंजन के अंदर पिस्टन्स का लगातार ऊपर नीचे होना, वॉल्व्स का खुलना और बंद होना, और इन सब का क्रैंकशाफ्ट के साथ घूमना। ये पूरी एक चेन रिएक्शन है। सही कहा, ये एक कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शन है। इन सभी जटिल मैकेनिकल इंटरैक्शंस को वर्चुअली रिक्रिएट करके इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही देख लेते हैं कि कौन सा पुर्जा सबसे पहले घिसेगा या कहाँ रुकावट आने की संभावना है। पर एक प्रश्न यहाँ और उठता है। हमने अभी तक सिर्फ मैकेनिकल फोर्स यानी धक्के, खिंचाव और टक्कर की बात की है, लेकिन असल दुनिया में किसी मटेरियल पर एक ही समय में केवल मैकेनिकल दबाव तो नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, जब इंजन चल रहा होता है तो उसमें बेहद ज्यादा गर्मी भी पैदा होती है। बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो क्या ये सॉफ्टवेयर उस गर्मी और उससे होने वाले बदलावों का भी हिसाब रखता है? इस चुनौती का समाधान थर्मल और मल्टी फिजिक्स सिमुलेशन के जरिए निकलता है। इंजीनियरिंग सिस्टम्स में अक्सर अलग अलग फिजिकल फिनोमेना का आपस में टकराव होता है, और इसी जगह पर ये मल्टी फिजिक्स सिमुलेशंस काम आते हैं। इसको 4 मुख्य उदाहरणों से समझा जा सकता है। सबसे पहला है थर्मल स्ट्रेस एनालिसिस। गर्मी से पैदा होने वाला तनाव। सही। आमतौर पर जब किसी धातु या मेटल को गर्म किया जाता है तो वो फैलती है। अब मान लीजिए कि एक पुर्जा दोनों तरफ से भारी बोल्ट से कसा हुआ है। जब इंजन गर्म होगा तो वो पुर्जा फैलना चाहेगा, पर क्योंकि वो कसा हुआ है वो फैल नहीं पाएगा। इसकी वजह से उसके अंदर एक भारी दबाव पैदा हो जाएगा, जिसे थर्मल स्ट्रेस कहेंगे। हाँ, जो उसे अंदर से तोड़ सकता है। दूसरा है हीट ट्रांसफर सिमुलेशंस, जिसमें यह देखा जाता है कि गर्मी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सफर कैसे करती है। इसका बड़ा उपयोग स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की डिजाइनिंग में होता है। अगर प्रोसेसर की गर्मी बैटरी तक चली गई तो बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। तो इसलिए हीट सिंक्स लगाए जाते हैं? बिल्कुल। हीट सिंक और कूलिंग सिस्टम्स को डिजाइन करने के लिए ये जानना जरूरी है कि गर्मी किस रास्ते से बाहर निकलेगी। मतलब कि फिजिकल दबाव और गर्मी का एक साथ आकलन करना पड़ता है। ये दोनों चीजें एक ही वक्त पर मटेरियल को कैसे प्रभावित कर रही हैं, ये जानना जरूरी है। एकदम वैसा ही है। और इस तीसरी स्थिति को थर्मोमैकेनिकल कपलिंग कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक जेट इंजन के टर्बाइन ब्लेड्स हैं। वो ब्लेड्स बेहद गर्म आग के बीच में होते हैं और उसी वक्त वो हजारों आरपीएम की रफ्तार से घूम भी रहे होते हैं। यानी उन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है और भयंकर गर्मी भी। ये तो सच में एक एक्सट्रीम कंडीशन है। हाँ, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। और इसके अलावा चौथा और बेहद रोचक सिमुलेशन है फ्लूइड स्ट्रक्चर इंटरैक्शन। इसमें देखा जाता है कि लिक्विड या गैस का किसी ठोस ढांचे पर क्या असर पड़ता है। इसे एक नदी पर बने विशाल बंध यानी डैम के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब पानी दीवार पर पूरी ताकत से टकराता है। सही। जब नदी का पानी दीवार पर दबाव डालता है तो दीवार कुछ मिलीमीटर्स आगे की तरफ झुकती है। दीवार के झुकने से पानी का बहाव और उसका आकार थोड़ा सा बदल जाता है, और पानी का आकार बदलने से वापस दीवार पर पड़ने वाला दबाव भी बदल जाता है। यह एक लगातार चलने वाला फीडबैक लूप है। और अबैकस इन सबको संभाल लेता है। अबैकस इन सभी कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रोसेसेस को एक साथ सिमुलेट करके एक संपूर्ण और सटीक पिक्चर पेश करने में पूरी तरह सक्षम है। इन सभी बातों को सुनकर दिमाग में एक ही चित्र बनता है कि ये सॉफ्टवेयर एक ही सेकंड में करोड़ों मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व कर रहा होगा। करोड़ों से भी ज्यादा। लेकिन इतना विशाल डेटा जो सिर्फ नंबर्स या अंकड़ों में होगा, उसे आमतौर पर समझना कैसे संभव है? अगर किसी टीम के सामने सिर्फ हजारों पन्नों की एक डेटा शीट रख दी जाए तो आखिर पता कैसे चलेगा कि उस जेट इंजन या उस कार में कहाँ खराबी है? इतने जटिल और विशाल डेटा को समझने के लिए किसी सटीक विजुअल तरीके का होना बहुत जरूरी लगता है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही सॉफ्टवेयर का विजुअलाइजेशन और पोस्ट प्रोसेसिंग मॉड्यूल बनाया गया है। नंबर्स और फॉर्मूलाज को जब तक एक आसान तस्वीर में ना बदला जाए तब तक इंजीनियरिंग प्रैक्टिकली आगे नहीं बढ़ सकती। इसे मौसम विभाग के नक्शों से
यानी वेदर मैप्स के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। जैसे टीवी पर मौसम का हाल दिखाते हैं। हाँ, जैसे मौसम के लक्ष्यों में जिस इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहाँ गहरा लाल रंग दिखाया जाता है और जहाँ ठंड होती है वहाँ नीला रंग होता है। ठीक उसी तरह सॉफ्टवेयर उस डेटा को ग्राफिकल आउटपुट्स में बदल देता है। इसमें 4 मुख्य विजुअल टूल्स होते हैं। सबसे पहला स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। इसमें पूरे पुर्जे का एक 3D मॉडल स्क्रीन पर आता है। मॉडल के जिस हिस्से पर टूटने का सबसे ज्यादा खतरा होता है वो हिस्सा लाल रंग में चमकने लगता है, जबकि सुरक्षित हिस्से नीले या हरे रंग में रहते हैं। इसे तो दूर से ही देख के समझ आ जाता होगा कि कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। ये रंगों वाला आकलन सच में चीजों को बेहद आसान बना देता है। एक झलक में समस्या का केंद्र दिख जाता है। इसके अलावा और किस तरह के विजुअल्स इसमें शामिल होते हैं? दूसरा बड़ा टूल है डिफॉर्मेशन एनिमेशंस। इसमें नंबर्स को एक डिजिटल वीडियो में बदल दिया जाता है, यानी कार जब टकराती है तो उसका कौन सा हिस्सा किस दिशा में और कितनी तेजी से मुड़ रहा है, ये सब स्लो मोशन में एक क्लियर एनिमेशन की तरह देखा जा सकता है, जैसे कि मूवी के विजुअल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक वैसे ही। तीसरा टूल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स का होता है। इसमें गर्मी का बहाव दिखाया जाता है, जिससे इंजीनियर्स ये देख पाते हैं कि हीट किन रास्तों से गुजर रही है। और चौथा है कॉन्टैक्ट प्रेशर विजुअलाइजेशंस, जिसकी मदद से ये पता चलता है कि जब 2 पुर्जे टकरा रहे हैं तो उनके छुअन वाले बिंदु पर प्रेशर कहाँ और कितना पड़ रहा है। ये पूरा विजुअल पैकेज तो किसी भी टीम के लिए बहुत मददगार होता होगा। सबसे बड़ा फायदा यही है, एक टेक्निकल इंजीनियर इन नक्शों और वीडियोस की मदद से अपनी नॉन टेक्निकल डिजाइन टीम, कंपनी के मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स को बहुत आसानी से समझा सकता है कि डिजाइन में क्या खामियां हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। एक तस्वीर सच में 1000 शब्दों के बराबर होती है, विशेषकर तब जब सामने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट हो। तो इस सब का आखिर निचोड़ क्या निकलता है? हमने इस सिमुलेशन के मूल सिद्धांत यानी FEM को समझ लिया। उसके बाद अलग अलग मटेरियल्स के गैर रैखिक व्यवहार को देखा, फिर टक्कर और घर्षण की बात की, मल्टीफिजिक्स को भी समझा और आखिर में इन सभी बातों को नक्शों और एनिमेशंस में बदलते हुए भी देखा। लेकिन असल जीवन में ऐसी कौन सी प्रमुख इंडस्ट्रीज हैं जो इस एडवांस टेक्निक पर पूरी तरह से निर्भर है? इस तकनीक की सटीकता और विश्वसनीयता के कारण 5 मुख्य इंडस्ट्रीज इस पर बड़े पैमाने पर निर्भर हो चुकी हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। आज सड़कों पर जितनी भी सुरक्षित और एडवांस्ड कार्स उतर रही हैं, उनके हजारों वर्चुअल क्रैश टेस्ट्स एबेकस पर किए जाते हैं। कार की बॉडी की ड्यूरेबिलिटी से लेकर इंजन के पुर्जों की उम्र तक का आकलन यही होता है, बिना एक भी फिजिकल गाड़ी तोड़े। ये सच में शानदार है। और दूसरी इंडस्ट्री? दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र एरोस्पेस इंजीनियरिंग का है। एक कमर्शियल हवाई जहाज को हजारों फीट की ऊंचाई पर -50 डिग्री टेम्परेचर और भयंकर हवा के दबाव को झेलना पड़ता है। ऐसी एक्सट्रीम परिस्थितियों का फिजिकल विंड टनल बनाना बेहद महंगा और लगभग नामुमकिन काम है। इसलिए एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इन डिजिटल सिमुलेशंस पर ही भरोसा करती हैं ताकि नए लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल्स का सेफली टेस्ट किया जा सके। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। और सिविल इंजीनियरिंग में भी इसका काम आता होगा? बिल्कुल। तीसरा क्षेत्र है सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। जब किसी शहर में 50 मंजिला इमारत बनती है या कई किलोमीटर लंबा केबल स्टेट पुल बनता है, तो आने वाले 100 सालों में आने वाले भूकंप, तूफान और बढ़ते ट्रैफिक का आकलन इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से पहले ही कर लिया जाता है। इसका मतलब है कि हमारे आसपास का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कंप्यूटर के अंदर डिजिटली बनाया और परखा जाता है। और बाकी दोनों क्षेत्रों में इसका क्या उपयोग है? चौथा क्षेत्र है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट डिजाइन। आजकल लोग जो नाजुक और महंगे स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हें फैक्ट्री में बनाने से पहले डिजिटल दुनिया में हजारों बार अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग एंगल से गिराकर देखा जाता है, जिसे ड्रॉप टेस्ट कहते हैं। अच्छा, वर्चुअल ड्रॉप टेस्ट भी होता है? हाँ, इससे प्रोडक्ट का केसिंग और स्क्रीन पहले से बेहतर और मजबूत बनाए जाते हैं। और आखिरी 5वां क्षेत्र है एनर्जी और मटेरियल्स रिसर्च। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जैसे विशाल विंड टर्बाइन्स, जिनके पंख हजारों किलो के होते हैं और तूफान की हवाओं में भी उन्हें सुरक्षित घूमना होता है, उन टर्बाइन्स के फ्लेक्स और स्ट्रेस का आकलन या फिर नए एडवांस्ड मटेरियल्स की खोज जो भविष्य में एनर्जी स्टोर करने के काम आएंगे, उन सब का वर्चुअल परीक्षण
इन्हीं सिमुलेशन टूल्स द्वारा संभव हो पाता है। इस संपूर्ण विश्लेषण से कई बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। अगर इस अध्याय के मुख्य निष्कर्षों पर नजर डाली जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि अबैकस CAE जैसे शक्तिशाली सॉफ्टवेयर ने इंजीनियरिंग की दुनिया का पूरा ढंग ही बदल दिया है। पूरी तरह से बदल दिया है। उसे क्रैश किया, पता चला कि दीवार कमजोर रह गई, फिर से महीनों तक नया मॉडल बनाया गया। लेकिन आज इस डिजिटल सिमुलेशंस के कारण उन कॉस्टली फिजिकल प्रोटोटाइप्स पर निर्भरता लगभग ना के बराबर हो गई है। सही बात है। अब इंजीनियर्स अपनी गलती सुधारने के लिए महीनों का इंतजार नहीं करते, बल्कि सॉफ्टवेयर में पैरामीटर्स बदलकर तुरंत नए परिणाम देख सकते हैं। इससे सिर्फ पैसा और समय ही नहीं बचता, बल्कि प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी और सेफ्टी भी कई गुना बढ़ जाती है। और सबसे खास बात यह है कि जब फेलियर का डर और कॉस्ट दोनों कम हो जाते हैं, तो इंजीनियरिंग में इनोवेशन अपने आप एक नई रफ्तार पकड़ लेता है। नए आइडियाज टेस्ट करने में डर नहीं लगता। का सबसे बेहतरीन पहलू ये है कि ये सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। किसी को इस टूल का नाम भले ही ना पता हो, पर जब लोग अपने परिवार के साथ किसी नई कार में सफर करते हैं या किसी हवाई जहाज में उड़ते हैं, तो दिमाग में एक चिंता मुक्त एहसास होता है। वो सुरक्षा का एहसास इसीलिए मजबूत होता है क्योंकि उनके इस्तेमाल करने से पहले उस हवाई जहाज या उस कार को एक डिजिटल दुनिया में लाखों बार हर आपातकालीन स्थिति में टेस्ट किया जा चुका है। उन पुर्जों की हर संभव कमजोरी को पहले ही ढूंढकर सुधार लिया गया है ताकि असल दुनिया में कोई घटना ना घटे। ये समझना वाकई अद्भुत है कि डिजिटल मैथमेटिक्स किस तरह भौतिक जीवन की सुरक्षा तय कर रही है। ये सच में एक बेहद सुरक्षित और विचारशील एहसास है। पर चलिए, इस अद्भुत और गहन सफर का अंत एक ऐसे नए और गहरे सवाल के साथ करते हैं जिस पर अभी आगे और विमर्श होना बाकी है। इन सभी बातों से ये तो स्पष्ट हो गया कि सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स कितने एडवांस्ड और सटीक हो चुके हैं, पर एक विचार मन में आता है, अगर भविष्य में ये एडवांस सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल तक हर भौतिक बदलाव का 100% सटीक आकलन करने में पूरी तरह सक्षम हो जाएं, यानी एब्सोल्यूट परफेक्शन। हाँ, एब्सोल्यूट परफेक्शन, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब असल दुनिया में होने वाली हर फिजिकल टेस्टिंग बिल्कुल और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, या फिर इस प्रकृति और वास्तविक दुनिया में हमेशा कुछ ऐसी अनिश्चित, ऐसी अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल्स मौजूद रहेंगी जिन्हें चाहे कोई कंप्यूटर कोड कितना भी विशाल का या एडवांस क्यों ना हो जाए, वो कभी पूरी तरह से अपनी कैलकुलेशन में बांध नहीं पाएगा। इन्हीं नए सवालों और आने वाले कल की अनंत संभावनाओं के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नए नजरिए से दुनिया की जटिलताओं को समझने की ये यात्रा आगे भी ऐसे ही गहन उत्सुकता के साथ जारी रहेगी। फिर मिलेंगे।